आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, पीएम मोदी आज कानपुर में थे और कानपुर की भाषा में ही बोला उन्होंने, दुश्मन को हौंक दिया जाएगा। हौंक मतलब मार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले बिहार में थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार में मंच पर नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। कल भी बिहार में थे। 2 दिवसीय दौरा था पीएम मोदी का। लेकिन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे थे INS विक्रांत पर। वो INS विक्रांत जो पाकिस्तान के कराची पर अटैक करने की पूरी तैयारी में था और अगली जो लड़ाई और हमला होगा पाकिस्तान पर वो इसी INS विक्रांत से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रांत में, पीछे आपको फाइटर्स नजर आ रहे हैं। ये सारे फाइटर जेट इस INS विक्रांत पर होते हैं और ये INS विक्रांत पाकिस्तान के अरब सागर यानी कराची के नजदीक अरब सागर में INS विक्रांत और कराची तक किसी भी पल पहुंचने की ताकत रखते हैं। ये फाइटर जेट और पाकिस्तान की तबाही की इबारत लिख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अगला जो हमला होगा पाकिस्तान पर वो भारतीय नेवी करेगी और वो हमला कराची को खत्म कर देगा। तो दूसरी तरफ देखिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे पुंछ, जहां पाकिस्तान ने लगातार फायरिंग की और पुंछ में देखिए एक शख्स के घर पहुंचे। ये पाकिस्तान की फायरिंग और गोलाबारी में इस शख्स के घर की छत आप देख रहे हैं, छेद हो गया छत में। लेकिन अब आतंकियों को लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ आज थे फॉरवर्ड पोस्ट में। जवानों के बीच पहुंचे थे सेना प्रमुख और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पहुंचकर सेना का हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। फॉरवर्ड पोस्ट की उनकी तस्वीरें हैं उन जवानों के साथ जो पाकिस्तान से लोहा लेते हैं और पाकिस्तान के पोस्ट उड़ाते हैं। और यही वजह है कि आतंकियों में खौफ है। जरा आतंकियों को सुनिए, आतंकी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, उनसे डरे हुए हैं, हर मंच से चंदा भी मांग रहे हैं और मोदी मोदी भी कर रहे हैं। भारत ने भी साफ कर दिया है कि यह आतंकी पाकिस्तान भारत को सौंप दे। सुनिए जरा आतंकियों का डर। मोदी, हम तुझे वाज़े पैगाम देते हैं। नरेंद्र मोदी, हमारे रब ने हमारे साथ किए हुए वादे पूरे कर दिए। 25-30 साल में दहशतगर्द हैं, ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं, ये नजर नहीं आने चाहिए। इनको जिंदा दबोच कर दे। इस सारी साजिशों के पीछे नरेंद्र मोदी का गणेश नजरिया। हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। तुमने ये कोशिश
कोशिश की थी कि हाफिज मोहम्मद सईद भी पहाड़ों और गारों में उनको ले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। वो अल्लाह के फजल व करम से आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ महफूज शहरी की तरह मौजूद है। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। मोदी ने पाकिस्तान को दे दिया है अल्टीमेटम और दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि भारत अब आतंक को खत्म करके ही दम लेगा। मोदी ने साफ कह दिया है कि शाहबाज और मुनीर जिन आतंकियों को पनाह और सुरक्षा दे रहे हैं, उन खूंखार दहशतगर्दों को हर हाल में भारत को सौंपना होगा। यानी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का इलाज भारत अपने हिसाब और अपने तरीके से करेगा। और भारत के इस एक्शन के बीच में अगर पाकिस्तान या उसकी फौज आई तो उसका अंजाम ऑपरेशन सिंदूर के पहले भाग से भी ज्यादा खतरनाक और विध्वंसक होगा। तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं दुश्मन कहीं भी हो होंक दिया जाएगा, लेकिन भारत कह रहा है जो आतंकी पाकिस्तान के पास हैं वो आतंकी पाकिस्तान हिंदुस्तान को सौंप दे अगर अपनी खैरियत चाहता है तो। और इस बात को साफ कर दिया है इन आतंकियों के हाथों में हथकड़ियां बांधी जाए, उसके बाद पाकिस्तान अपनी वैन में, पुलिस वैन में भरे और उसके बाद भारत के सुपुर्द कर दे। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है और भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों की पूरी लिस्ट दे दी है। भारत ने बातचीत के लिए पाकिस्तान के सामने शर्त रखी है। भारत ने साफ कहा पहले आतंकवादियों को सौंपे पाकिस्तान, इसके बाद ही पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद आतंकियों को सौंपने की मांग तेज हो गई। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा को अमेरिका ने सौंपा था भारत को। ऐसे में भारत पाकिस्तान पर आतंकियों को सौंपने का दबाव बढ़ाएगा। दुनिया के देशों तक पाकिस्तान का सच भारत बता रहा है। दुनिया भर में भारत के डेलीगेशन आतंकवाद पर पाक की पोल खोल रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ एक्शन का दबाव बढ़ेगा। इस लिस्ट में पाक में रह रहे कई मोस्ट वांटेड आतंकी शामिल हैं, वो सारे ही आतंकी हैं। सबसे पहला देखिए हाफिज सईद, 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है ये। और हाफिज को 2019 में कोट लखपत जेल में बंद किया गया, लेकिन हाफिज सईद जेल में बेहद कम रहा। पाकिस्तान की सेना हाफिज को सुरक्षा मुहैया कराती रही है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले उसे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया, कहीं भारत इसे मार न गिराए। भारत ने हाफिज के 3 ठिकानों पर भी हमला किया था, मुरीद के, सवाई नल्ला और मरकज अहले हदीस, इन 3 जगहों पर। अगला टारगेट मसूद अजहर, पाकिस्तान मसूद अजहर को भी भारत को सौंपे। पुलवामा सहित कई हमलों का मास्टरमाइंड है मसूद अजहर। आतंकी मसूद अजहर को भी पाक सेना ने अंडरग्राउंड किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का कुनबा तबाह हो गया है। अगला नाम है ज़कीउर रहमान लखवी, इसे भी भारत ने पाकिस्तान से मांगा है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है ज़कीउर रहमान लखवी। लखवी ने ही कसाब को ट्रेनिंग भी दी थी। 2021 में उसे 15 साल की सजा दी गई थी, लेकिन कई बार वो जेल से बाहर दिखाई दिया। लश्कर तैयबा में हाफिज सईद के बाद लखवी का ही नाम आता है। भारत की लिस्ट में भी लखवी मोस्ट वांटेड है। चौथा आतंकी जिसे भारत ने पाकिस्तान से सौंपने के लिए कहा है वो है सैयद सलाउद्दीन। मोस्ट वांटेड सलाउद्दीन पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। भारत की कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर रखा है। सलाउद्दीन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का प्रमुख है, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है ये। अमेरिका ने सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। आइए सुनिए जरा, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि इन आतंकियों को भारत के सुपुर्द करे पाकिस्तान। सुनिए पीएम मोदी को और रक्षा मंत्री। आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर
ये अब खेल चलने वाला नहीं है। दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देगी। की शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। वह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। और देखिए, आतंकियों में इतना डर है, इतने डरे हुए हैं कि भारत ने मारा है फिर मार सकता है। अब उनके कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं, तो आतंकियों ने रैलियां की हैं, अलग अलग जगह पाकिस्तान में रैली कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है पैसा वसूलना। ये आतंकी चंदा ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं लोगों से, सिर्फ इस नाम पर कि तुम्हारे लिए हम लड़ने को खड़े हैं। ये देख रहे हैं, इन्हीं रैलियों के बहाने चंदा बटोर रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं। भारत के हमले के बाद एक बार फिर आतंकवादी सक्रिय हैं। आतंकी कैंप में फिर से आतंकियों की वापसी शुरू हो गई। दावा यह है कि लश्कर-ए-तैयबा ने और जैश और लश्कर ने आतंकियों की नई भर्तियां निकाल दी हैं। इसके अलावा यह संगठन पाकिस्तान में फंडिंग जुटाने में जुट गया है। लश्कर-ए-तैयबा राजनीतिक मोर्चे के जरिए रैलियां कर रहा है, इनमें भारत पर पाक सेना की जीत का झूठा प्रचार कर रहा है और इन्हीं रैलियों में लश्कर आम लोगों से चंदा देने की अपील कर रहा है। पोस्टर लगाकर आतंकी गतिविधियों के लिए चंदा मांगा जा रहा है और चंदा कितना? 21,000 रुपए से लेकर 1,47,000 तक का रेट कार्ड जारी किया गया है। इससे ज्यादा जो भी जितना लश्कर को चंदा दे सकता है दे। लश्कर की तरह जैश भी चंदा जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। जैश ए मोहम्मद सोशल मीडिया पर जिहादी विचारधारा फैला रहा है और पाकिस्तानी युवाओं को गुमराह करके भर्ती की मुहिम चला रहा है। दावा है जैश के 30 से अधिक सोशल मीडिया कैंपेन की जानकारी मिली है। यह मुहिम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर चलाई जा रही है। इसके माध्यम से भारत के खिलाफ जैश आतंकी फंडिंग भी जुटा रहा है। दावा तो यह है कि लश्कर और पाक सेना की मीटिंग हुई है, इसमें भारत में घुसपैठ और आतंकी गतिविधि बढ़ाने पर चर्चा की गई है। हालांकि भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से, मोदी ने खुली छूट दे दी है सेना को। पीएम मोदी ने कह दिया है कि वक्त भी आगे का सेना तय करेगी और कैसे जवाब देना है वो भी सेना तय करेगी। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान को भी यह पता है कि इन आतंकियों ने बेशक चंदा ले लिया हो और दोबारा हिमाकत की, तो यह है भारत की तैयारी। अगला अटैक यहीं से होगा जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हैं। उनके पीछे आप देख रहे हैं फाइटर। ये जो आप आसमान के फाइटर को देख रहे हैं, ये आईएनएस विक्रांत की तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आईएनएस विक्रांत पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री ने बताया है कि अगला हमले की तैयारी कहां से वायुसेना के बाद नौसेना ने कर रखी है। ये रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत के नीचे जा रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये देखिए आईएनएस विक्रांत की पोजीशनिंग कहां पर है, कहां पर मौजूद है ये आईएनएस विक्रांत और पाकिस्तान पर अगला अटैक, अगला हमला उसकी किसी भी हिमाकत पर कहां से होगा। ये आप पाकिस्तान का नक्शा देख रहे हैं और ये नीचे समंदर आप देख रहे हैं। ये समंदर का हिस्सा है अरब सागर और इसी अरब सागर में आईएनएस विक्रांत की तैनाती की गई है। इसी आईएनएस विक्रांत से फाइटर ऐसे उड़ेंगे और पाकिस्तान का जो कराची आप देख रहे हैं, ये कराची पूरी तरह से तबाह और नेस्तनाबूद हो जाएगा और पाकिस्तान ने अगली गलती की तो। लेकिन ये होगा कैसे, क्या करेगा आईएनएस विक्रांत और इसकी खासियत क्या है,
क्यों रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अब अगली तैयारी यहीं से है? दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद नेवी ने मोर्चा संभाला है और राजनाथ सिंह ने अगली बार कहा कि नेवी ओपनिंग करेगी, यानी अगला मैच जब शुरू होगा तो ओपनिंग नेवी करेगी। हमला हुआ तो नेवी इसकी शुरुआत करेगी। 1971 में नेवी जंग के मैदान में आई तो पाक 2 टुकड़े हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा अगर नेवी अब आएगी तो पाक 4 टुकड़े हो जाएगा। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाक की घेराबंदी की हुई है। आईएनएस विक्रांत की तैनाती से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है ये, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स भी है। आईएनएस विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में MiG-29 के फाइटर शामिल हैं और 15 MiG-29 के फाइटर आईएनएस विक्रांत पर हर वक्त तैनात रहते हैं, या 450 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं पाकिस्तान में घुसकर। इसमें 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें भी मौजूद रहती हैं, जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट्स और दूसरी खास जगहों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। आईएनएस विक्रांत की तैनाती ने पाक नौसेना को समुद्र में आने से रोका। उस दौर में आईएनएस विक्रांत पाक के समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। यह उस वक्त अरब सागर में मौजूद था और कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है, वहीं से समंदर के रास्ते माल आता जाता है। यहां 70% व्यापार और 80% पेट्रोलियम आयात होता है यहां से। अगर आईएनएस विक्रांत ने अरब सागर में उनके इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पाकिस्तान तेल को भी तरस जाएगा। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयां और राशन भी आते हैं। इसे ब्लॉक करने से पाकिस्तान में सब कुछ रुक जाएगा और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो आईएनएस विक्रांत का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आपको सुनवाऊं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी जंगी बेड़े पर मौजूद थे। सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं नेवी तैयार है और नए अफसर भी तैयार हैं। जी हां, नए अफसर सेना के लिए तैयार हो गए हैं। ये एनडीए की पासिंग आउट परेड की तस्वीर मैं आपको देख रहा हूं, जिसमें नए एनडीए कैडेट्स की परेड आप देख रहे हैं। और पहली बार देखिए एनडीए से पास होने पर महिला कैडेट्स, बेटियां देश की, वो भी एनडीए में पहली बार शामिल हो रही हैं। तो भारतीय सेना में अब महिला अफसर भी होंगी, अब से पहले नहीं होती थी। कैसे संभव हुआ ये भी आपको बताएं। एनडीए में महिलाओं ने भी झंडा गाड़ दिया। एनडीए से लड़कियों का पहला बैच पास आउट हुआ है। एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड में 17 लड़कियां थी और इतिहास में पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स निकली हैं।
ये लड़कियां 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। इन कैडेट्स को जेएनयू से बीएससी, बीए और बीटेक की डिग्री मिली है। ये सभी महिला कैडेट्स थल सेना, नौसेना और एयरफोर्स में ज्वाइनिंग करेंगी। ये महिला कैडेट्स पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करेंगी। पासिंग आउट परेड पुणे के खड़गवासला परिसर एनडीए में आयोजित हुई। रिटायर्ड सेना प्रमुख और पूर्व मंत्री जनरल वीके सिंह ने परेड की सलामी ली। जनरल वीके सिंह ने 3 महिला कैडेट्स को प्रेसिडेंट्स मेडल से सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के आदेश दिए थे। एनडीए में कुल 126 महिलाओं ने एडमिशन लिया। 121 महिलाओं ने एनडीए में कंटिन्यू किया, 5 ने बीच में ही छोड़ दिया। 121 महिलाएं देश के 17 राज्यों से हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा की 35 हैं। 17 स्टूडेंट्स का पहला बैच आज निकला है। आइए अब आपको सुनवाता हूं देश की नई महिला अफसर बेटियों को, सुनिए क्या कह रही हैं। बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है। पेरेंट्स को प्राउड किया है, अपने डिविजनल ऑफिसर्स को प्राउड किया है। मेरा मेन मुद्दा था इस अचीवमेंट को डेडिकेट करना कि जो फीमेल ऑफिसर्स हैं जिनने हमारे लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है, उनके लिए मैं डेडिकेट करूंगी अपनी अचीवमेंट और उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर। 70 साल बाद एनडीए खुल रहा है तो ऐतिहासिक मोमेंट तो था ही उस पर उस टाइम मैं बीकॉम ऑनर्स करी थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे वैसे भी फौज ज्वाइन करनी थी। पापा से इंस्पायर्ड थी, अपनी बहन से इंस्पायर्ड थी जो ऑलरेडी फौज में है। तो मेरा पूरा मन था और मैंने अपनी मिलिट्री करियर को भी जल्दी शुरू करने का सोचा था। तो मेरे को सही अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत एक्साइटिंग था। स्टार्टिंग में टाइम लगता है अकोमोडेट होने में, बट एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर अच्छा। एवरीवन इज गुड। इनिशियली वी हैड डिफरेंट, शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग शुरू हुई सब पीछे छूट गया। मैंने यहाँ एनडीए लाइफ में बेस्ट फ्रेंड बनाए हैं। I feel here that the friends I've made here shocked because it came as a मैं आश्चर्यचकित हूँ। पहले हम लोग के लिए एनडीए नहीं था, लेकिन अचानक हमारे लिए रास्ते खुल गए। मैं जेईई मेन की तैयारी कर रही थी, तभी मेरी एक मित्र ने इसके बारे में बताया और मैं यहाँ आ गई। अभी बहुत दूर जाना है। एनडीए पास आउट होना बड़ी उपलब्धि है। मेरे माता पिता बहुत खुश हैं। शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन जैसे तैसे ट्रेनिंग शुरू कर दी। My mother couldn't come, but she's also happy. तो सोचिए, भारत की नेवी तैयार है, भारत की अफसर भी तैयार हैं, महिला अफसर भी तैयार हैं, और वो ब्रह्मोस और ज्यादा पैनी हो गई है जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया था। ये अभी भी पाकिस्तान में ये यादें ताज़ा हैं। ब्रह्मोस गिरने के बाद जो जख्म उन्हें मिले हैं वो अभी भी ताज़ा हैं, अभी भी हरे हैं। लेकिन भारत ने इस जंग से एक चीज सीखी है कि कौन सी तैयारी करनी है अगले हमले के लिए, और दोबारा ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करना है। इस ब्रह्मोस का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि सोचिए, शहबाज शरीफ जिस मंच पर खड़े हो रहे हैं वहां उनकी जुबान से एक शब्द जरूर निकल रहा है और वो है ब्रह्मोस। सुनिए। उसने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस। उसने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस। रात को फैसला किया अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मेजर्ड। ये 9 की रात को तकरीबन आधी रात फैसला हुआ। सुबह 2:30 बजे मुझे सिपह सलार का फोन आता है कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के मिसाइल जो हैं वो नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के ऊपर उसने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces Asim Munir to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including
airport in Rawalpindi and other places. अब सोचिए जरा, शहबाज शरीफ ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे हैं और भारत अब उस ब्रह्मोस को और अपग्रेड करने जा रहा है कि अब की पाकिस्तान में गिरे तो फिर उन्हें लगे कि यह धमाका पहले से बड़ा वाला है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह किए और इसके सामने चीनी मिसाइल सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान इस ब्रह्मोस की काट ढूंढने में जुटा है। दूसरी तरफ भारत इसे और हाईटेक बनाने वाला है। भारत में इस मिसाइल में 5 बड़े बदलाव कर रहा है भारत। पहला बदलाव कि इस ब्रह्मोस की मारक क्षमता को बढ़ाकर 800 किलोमीटर करने जा रहा है। दूसरा बदलाव, पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकने वाली ब्रह्मोस का परीक्षण होगा। तीसरा बदलाव होगा, इसमें रफाल और दूसरे लड़ाकू विमानों के लिए छोटी हल्की ब्रह्मोस भी बनेगी। चौथा बदलाव होगा, एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई जा रही है और यह तेज गति से हमला करेगी, और भी ज्यादा तेज। पांचवा बदलाव, भारत ने फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइलें दी हैं। वियतनाम और मध्य पूर्व के कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। भारत इसे बेचने की योजना पर भी तेजी से काम करेगा और ब्रह्मोस की यूनिट कानपुर में लगी है। पीएम मोदी आज कानपुर में थे तो उन्होंने ब्रह्मोस का जिक्र किया, सुनिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। और पाकिस्तान का सोचिए, भारत की मिसाइल अपग्रेड हो रही है। पाकिस्तान को जो मिसाइल चीन ने दी थी वो मिसाइल अब पता चल रही है कि वो तो खराब वाली मिसाइलें थी जो पाकिस्तान को दी थी। ये PL-15 मिसाइल जो भारत में आकर गिरी थी, ये वो मिसाइलें जो चीन इस्तेमाल नहीं करता है। यानी आउटडेटेड वर्जन जो था, जो एक्सपोर्ट करने वाला माल था, वो चीन ने पाकिस्तान को बेच दिया है। जब इस बात की जानकारी सामने आई तो अब चीन को डर लग रहा है कि ये पाकिस्तान के सामने बेनकाब हो जाएगा। देखिए जरा, चीन ने खुद ही घटिया मिसाइल देने की बातें मान ली हैं। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल सप्लाई करने की बात मानी है। ये पड़ा है उसका कूड़ा, देख रहे हैं आप। ये मिसाइल एक एक्सपोर्ट मॉडल मिसाइल है, यानी सिर्फ किसी को बेचने के लिए, जिसे चीन ने दुनिया में कई रक्षा प्रदर्शनियों में दिखाया था। चीन में इस्तेमाल होने वाली PL-15 मिसाइल का ये डाउनग्रेडेड वर्जन है, सबसे खराब वर्जन। PL-15A की रेंज करीब 145 किलोमीटर है और भारत को मिले मलबे से भी चीन टेंशन में इस वक्त। PL-15E की रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना ने चिंता बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीनी मिसाइलें मार गिराई थी और इस मिसाइल का मलबा भारत के पास है। चीन को डर है कि भारत ड्रैगन का सच दुनिया को बता देगा और चीन ने पाकिस्तान को कैसे धोखा दिया यह भी सबको पता चल जाएगा। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कैसे एटमी बम की जो धमकियां दे रहे थे वो सारे देश इस वक्त गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत से बात कर लो, सुनिए। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आपने पीएम मोदी को सुना, लेकिन भारत को जवाब किसको देना है? जिनपिंग को, क्योंकि जिनपिंग पर्दे के पीछे रहकर अब तक यह हरकत कर रहे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है त्रिपुरा एयरबेस।
चीन को जवाब देने के लिए भी भारत ने उसको उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली। भारत इस एयरबेस को अब फिर से अपग्रेड करने वाला। आइए मैं आपको बताऊं ये एयरबेस है कहां पर और चीन की परेशानी बढ़ाने वाला ये एयरबेस क्यों है। क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देकर भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी है। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ऊपर चीन का नक्शा आप देख रहे हैं और त्रिपुरा में है कैलाशहर एयरबेस। इस एयरबेस पर अब तक कोई काम नहीं हो रहा था। भारत अब इसे अपग्रेड करने वाला है क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि सिलीगुड़ी के पास चीन एक एयरबेस को तैयार कर रहा है। भारत उसका जवाब देने के लिए त्रिपुरा में कैलाशहर एयरबेस को तैयार कर रहा है कि जंग की स्थिति में भारत आसानी से चीन तक पहुंच सके। देखिए, इस एयरबेस पर भारत ने काम शुरू कर दिया है। त्रिपुरा के कैलाशहर एयरबेस को फिर खोला जाएगा। इस एयरबेस को एक्टिव करने की प्लानिंग चल रही है और 1971 की जंग में इस एयरबेस ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद इस एयरबेस के 2 टुकड़े हो गए थे और एक बार फिर भारत इस एयरबेस को तैयार कर रहा है। इससे चीन के साथ बांग्लादेश की भी टेंशन बढ़ गई है। चीन बांग्लादेश की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी और हाल में बांग्लादेश और चीन के रिश्तों ने टेंशन बढ़ाई है। बांग्लादेश चीन ने लाल मुनिरहाट एयरबेस पर दांव लगाया है। चीन ने इस एयरबेस को आधुनिक बनाने में मदद कर रहा है और यह एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कैलाशहर से भारत को बांग्लादेश सीमा तक पहुंचने में कम वक्त लगेगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तुरंत सैन्य कार्रवाई संभव हो सकेगी। यह निगरानी और लॉजिस्टिक सहायता की सुविधा भी देगा। यह है भारत की तैयारी। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुश्मनों को भी जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना ने जब से पाकिस्तान पर एक्शन लिया है उसके बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल विदेश में, उनमें बीजेपी के सांसद भी शामिल हैं, कांग्रेस के सांसद भी शामिल हैं, दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हैं। लेकिन यह बात अलग है कि भारत में रहकर ये सांसद, विरोधी और विपक्षी दलों के सांसद पीएम मोदी की आलोचना और निंदा करते रहे हो, लेकिन विदेश में जाने के बाद ये सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनके एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ बदल दिया है, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। इस एक्शन ने कांग्रेस नेताओं की सोच बदल दी और जो कल तक मोदी पर हमले कर रहे थे वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब खुर्शीद मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कश्मीर में आर्टिकल 370 एक बड़ी समस्या थी। इससे यह धारणा बनी कि कश्मीर देश के बाकी हिस्से से अलग है। यह केंद्र सरकार की सोच में भी झलकता है। अब 370 हटने के बाद यह धारणा खत्म हो चुकी है। राज्य में चुनाव हुए, 65% मतदान हुआ और नई सरकार बन गई। यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोग फिर से 370 की बहाली चाहते हैं और ऐसे लोग जम्मू कश्मीर में आई खुशहाली को नहीं देखना चाहते हैं। मनीष तिवारी मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने मनीष तिवारी का नाम भी नहीं दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने तिवारी को भी डेलीगेशन का हिस्सा बनाया। मनीष तिवारी ने इस फैसले को स्वीकार किया और जस्टिफाई भी किया। आतंकवाद के खिलाफ डेलीगेशन में शामिल होने को राष्ट्र की पुकार बताया, जबकि खड़गे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। जब मनीष तिवारी विदेशी धरती से मोदी सरकार का गुणगान कर रहे हैं, सरकार की आतंक के खिलाफ नीतियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़े उद्देश्य सामने हो तो छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। पाकिस्तान पिछले 45 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाक 45 सालों से दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैला रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भी मोदी सरकार के आलोचक रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद वो बदले लग रहे हैं। अब वो पाक और आतंकवाद पर खुलकर हमले कर रहे हैं। मोदी सरकार की आतंक पर सख्त नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष की बखिया उधेड़ रहे हैं।
पाक पीएम शाहबाज और सेना अध्यक्ष मुनीर को जोकर तक कह चुके हैं। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देश कहता है, जबकि मोदी के भारत में 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक विद्वान हैं जो अरबी बोलते हैं, इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान का मकसद हमारे देश में दंगे कराना है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। सुनिए जरा अब इन विरोधी दलों के नेताओं को क्या कह रहे हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 एक बड़ी समस्या थी। इससे यह धारणा बनी कि कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से अलग है। ये केंद्र सरकार की सोच में भी झलकता था। अब 370 हटने के बाद ये धारणा खत्म हो चुकी है। राज्य में चुनाव हुए, 65% मतदान हुआ, नई सरकार बनी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग फिर से 370 की बहाली चाहते हैं। ऐसे लोग जम्मू कश्मीर में आई खुशहाली को नहीं देखना चाहते। भारत पाक युद्ध पर किसी तीसरे पक्ष से बात नहीं हुई। केवल 2 देशों के डीजीएमओ के बीच बात हुई और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले फोन किया था। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में होना चाहिए, तभी हम आतंकी संगठनों की फाइनेंसिंग पर रोक लगा पाएंगे। जब मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, तब अमेरिका द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मोहम्मद एहसान उसकी बगल में बैठा था। अब सोचिए जरा, अब भारत आतंकियों पर और पाकिस्तान का इलाज करने के बाद एक्शन है जो देश में बैठे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। वो है जासूस, जिसमें कासिम, रवि और शकूर का नाम सामने आ रहा है। इन सब को पाकिस्तान ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया और उसके बाद भारत के बारे में जानकारियां निकलवाई। कौन कौन चेहरे हैं देखिए जरा। सबसे पहली तस्वीर, महाराष्ट्र में ATS ने एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। यह नौसेना के युद्धपोतों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। 27 साल का इंजीनियर रवि प्राइवेट डिफेंस कंपनी में काम करता था और दावा है कि उसे पाकिस्तान से हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। 2024 में फेसबुक पर प्रीति जायसवाल ने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर बातों के जाल में फंसाकर जासूसी के लिए तैयार कर लिया। रवि ने मुंबई में प्रतिबंधित नौसेना डॉकयार्ड की तस्वीरें पाक भेजी। डॉकयार्ड में जहाजों का निर्माण और मरम्मत किया जाता है। इंजीनियर रवि ने यहां की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी। जांच के दौरान ही प्रीति का IP एड्रेस पाकिस्तान का मिला था, यानी पाकिस्तान से कोई प्रीति बनकर रवि से बात कर रहा था। अगला नाम कासिम का है। कासिम को जासूसी के आरोप में राजस्थान के डींग में पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में कासिम ने अब जासूसी पर खुलासा किया है। उसने बताया कि जासूसी के बदले उसे किश्तों में 2 लाख रुपए मिले हैं। पाकिस्तान में रिश्तेदारों की आड़ में वो ISI के संपर्क में आया। ISI के 3 अफसरों ने उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग दी। इनमें 2 अफसरों के कोड नेम शाहजी और ताऊजी थे, जबकि तीसरे ISI अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई। ISI ने कासिम से कहा, तुम मौलवी हो तो लोग तुम पर ज्यादा भरोसा करेंगे। कासिम को पाकिस्तान एजेंसियों से बचने के तौर तरीके भी सिखाए गए थे। पहलगाम अटैक से 1 हफ्ता पहले ही वो पाकिस्तान से भारत लौटा था। जैसे ही जासूसी पर एक्शन हुआ, उसने फोन का डेटा डिलीट कर दिया। फिलहाल फॉरेंसिक लैब में डेटा रिकवर करने की कोशिश हो रही है। कासिम के साथ ही जासूसी के रैकेट में 2 और आरोपी भी शामिल थे। इनमें एक का नाम हसीना, जो ISI हैंडलर को जानकारी भेज रही थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अगला नाम, जैसलमेर से जासूसी के आरोप में शकूर को पकड़ा गया है और वो राजस्थान सरकार के रोजगार विभाग कार्यालय में काम करता था। कई बार सरकार को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। पाक दूतावास अधिकारी के संपर्क से एजेंसियों के रडार पर आया है। फिलहाल जांच एजेंसियां जासूसी मामले में शकूर की जांच कर रही हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इन जासूसों के घर वाले, जब उन्हें पता चला वो क्या कह रहे हैं। फेसबुक पे गंदी लड़की लोग पूरा ऐसा गंदा फोटो दिखाने का, गंदा गंदा कपड़े का। 2 महीना पहले मैं गांव में गेहूं काट रही थी, इधर से आए बच्चे को उठा के लेके गए। सब इंक्वायरी 2 महीना पहले हुआ था।
उसका फिर मैं आई, मैं जल्दी से भाग के आई, क्या हुआ बेटे को। तो फिर मैं आई तो पूछी, मैं बोली चल बेटा चल, क्या हुआ, चल मैं चलती हूँ। तो फिर मैं गई, मिलने के लिए गई उनसे। मैं बोली क्या हुआ सर, हमारे बच्चे को काहे के लिए ये सब कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको मालूम है। मैं बोली सर हमको कुछ मालूम नहीं है, आप ही बता दो। तो बोलता है वो फेसबुक से निकाल नंबर, फेसबुक बोलते हैं ना, उससे नंबर निकाल के वो लड़की से बात कर रहा था पाकिस्तान से। तभी मैं और डर गई, मैं बोली हमारे इंडिया का बच्चा, लेकिन फेसबुक पे कैसे चला गया ये समझ में नहीं आ रहा। योगी साहब से इतना विनती करती हमारे बेटे को छुड़ा दो, मैं पैर पड़ के विनती करती मोदी से, योगी से। तो एक तरफ जासूसों पर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वो लोग जो अवैध तरीके से भारत में घुसे, बांग्लादेशी घुसपैठिए, उन पर कार्रवाई हो रही है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। चलो। आइए अब आपको बताऊं, अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद इनकी पहचान करके वापस इन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पूरे देश में एक्शन हो रहा है। दिल्ली में क्या हुआ, पिछले 6 महीने में 800 के करीब बांग्लादेशी वापस भेजे जा चुके हैं। पिछले 6 महीने में 800 बांग्लादेशियों पर एक्शन हुआ है, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। 500 अन्य बांग्लादेशियों को वापस भेजने की तैयारी दिल्ली में हो रही है। अभी दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर 38 बांग्लादेशी पकड़े हैं। ये सभी बांग्लादेशी बंगाल में कूच बिहार के रास्ते दिल्ली आए थे और कूच बिहार पश्चिम बंगाल का जिला है, सीमा इसकी बांग्लादेश से सटती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा के जरिए भी घुसपैठ होती है। यूपी देखिए, दिल्ली के अलावा यूपी के बरेली में ऑपरेशन तलाश चल रहा है। अब तक बरेली में 83 स्थानों पर 775 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 173 को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में ले लिया गया है। जांच में अवैध घुसपैठिया साबित होने पर उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बरेली के साथ यूपी के दूसरे जिलों में भी घुसपैठियों की जांच हो रही है। हरियाणा के पलवल में भी पुलिस ने 130 अवैध बांग्लादेशी पकड़े। डिटेंशन सेंटर न होने से इन्हें सीधे हावड़ा के लिए भेजा जा रहा है और यहां से फिर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश भेज देगी। पुलिस से छिपने के लिए ये बांग्लादेशी ईंट के भट्टों में यहां काम करते थे। दावा यह भी है कि पहचान छिपाने के लिए घुसपैठिए ट्रांसजेंडर बनकर घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 28 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। दावा है ये लोग दिल्ली, हरियाणा, यूपी में काम कर रहे थे। जैसे ही ये एक्शन शुरू हुआ, ये वापस पश्चिम बंगाल पहुंच गए। यहां से बांग्लादेश लौटने का प्लान था, उससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई इनकी। घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त पहलगाम में अटैक के बाद ये ऑपरेशन और भी तेज हो गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ये बांग्लादेशी जो पकड़े गए हैं क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश। आप लोग कितने लोग हो? 6-7 आदमी। आप पहले कहाँ रहते थे? आप बंगाल में। यहाँ दिल्ली में नूबी रहते थे आप? हाँ। कहाँ का है? बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश से? कुछ काम की वजह से या ऐसे कुछ ऐसे हस्बैंड ने काम करता है। बांग्लादेश से आया। बांग्लादेश से कैसे आए? पुलिया के अंदर से आया, पुलिया की रास्ता से। कितने पैसे दे के आए थे? 1 भी रुपया ना दिया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जब एक खिड़की से नोटों की बारिश होने लगी। करप्शन पर चोट और बिल्डिंग से बरसे नोट। तस्वीर देखिए जरा, ये जो पूरे नोट बिछे हुए बिस्तर पर आप देख रहे हैं, इंजीनियर साहब के घर रेड हुई, वहां मिला है खजाना। 500 नोटों की ये जो गड्डियां आप देख रहे हैं, इंजीनियर ने बहुत करप्शन करके कमाया था। लेकिन इंजीनियर साहब के यहां जैसे ही रेड पड़ी, जैसे ही ऑफिसर घुसे इंजीनियर साहब ने, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं खिड़की से नोट फेंकने लगे, गड्डियां फेंक रहे हैं। ये नोटों की बारिश खिड़की से होने लगी। बाहर से कोई वीडियो बना रहा था कि इंजीनियर पैसा फेंक रहे हैं।
घर की खिड़कियों से ही ये गड्डियां फेंक दी और उसके बाद नीचे आकर ये सारा पैसा गिरा। ये देखिए, ये पैसा जो आकर, जो टीन शेड लगा हुआ था दरअसल, उसके ऊपर ये पैसा आकर गिरा है खिड़की से जब नीचे पैसा फेंका गया। उसके बाद देखिए टीम पहुंची है जिसने गिनती शुरू की है नोटों की। टीम गिनते गिनते थक गई बताया जा रहा है। उसके बाद नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। और न सिर्फ कैश मिला है बल्कि ये गहने और सोना चांदी भी घर से बरामद हुआ है। इन सब का आकलन किया जा रहा है। और आइए इंजीनियर साहब की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये इंजीनियर है, बैकुंठ नाथ नाम है इनका। कैसे इनकी यहां रेड हुई, कैसे ये पकड़े गए, ये क्या करते थे, कैसे इतना पैसा, काला पैसा बनाया है। भ्रष्टाचार के मामले में इंजीनियर के घर छापा पड़ा। बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, विजिलेंस टीम को देखते ही इंजीनियर साहब खौफ में आ गए और अपने घर की खिड़की से ही नोटों की गड्डियां फेंकने लगे। 500-500 रुपए के हरे हरे नोट कई बंडल मिनटों में घर से बाहर कर दिए। कोशिश यह थी कि जांच टीम जब तक घर में आए तब तक सारा कैश नीचे पहुंच जाए, लेकिन इंजीनियर साहब की करतूत कैमरे और जांच टीम की नजर में आ गई। फिर तो जांच टीम ने घर के बाहर और अंदर एक साथ तलाशी शुरू कर दी। इंजीनियर साहब के घर से इतने नोट मिले कि गिनती मुश्किल होने लगी। कैश गिनने के लिए कई मशीनों और अधिकारियों का सहारा लेना पड़ गया। जांच टीम को अब तक इंजीनियर से 2.5 करोड़ कैश मिला है। सोने की घड़ियां समेत कई कीमती गहने बरामद हुए हैं। करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर मिला है। 7 फ्लैट समेत करोड़ों के जमीन के दस्तावेज मिले। कई बैंक खातों और लॉकर्स की जानकारी भी सामने आई है। कार्रवाई ओडिशा के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी पर हुई। सारंगी ओडिशा के ग्रामीण विकास विभाग में काम करते हैं। वो सालों से नौकरी में हैं और एक दिन बाद रिटायर होने वाले थे, बस उससे पहले ही खेल हो गया। उन पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। विजिलेंस विभाग की 7 टीमों ने एक साथ एक्शन शुरू किया। 50 से ज्यादा अफसरों ने सारंगी के ठिकानों पर छापेमारी की और काले कैश का करोड़ों का भंडार जब्त कर लिया। इंजीनियर सारंगी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन केस दर्ज कर पूछताछ कर समन जारी किया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं डीजी विजिलेंस। Based on reliable inputs, हमें इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के खिलाफ भ्रष्टाचार का इनपुट मिला था। अभी भी उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अभी तक की कार्रवाई में उनके पास से 2 करोड़ 51 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। करीब 3 करोड़ रुपए उन्होंने शेयर बाजार में लगाए थे। 1 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों और 50। इंजीनियर साहब कैश के साथ पकड़े गए और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे सीबीआई ने ईडी के एक अफसर को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ईडी के अफसर हैं। सोचिए ईडी रेड करने जाती है, आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कम होता है कि सीबीआई ईडी के अफसर को गिरफ्तार कर ले। यह कैसे हुआ? जिस ईडी को देश की सबसे पावरफुल एजेंसी माना जाता है, उस ईडी के बड़े बड़े अधिकारी, एक बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। करप्शन का चौंकाने वाला मामला उड़ीसा से सामने आया है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। चिंतन रघुवंशी 2013 बैच के आईआरएस यानी राजस्व सेवा अधिकारी। आरोप है कि ईडी अधिकारी चिंतन एक कारोबारी से रिश्वत मांग रहे थे। दरअसल ओडिशा के माइनिंग कारोबारी के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी और ईडी ने जनवरी में कारोबारी के 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद कारोबारियों ने ईडी अधिकारियों से मदद की मांग की। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन को मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने को कहा। आरोप है कि केस सेटल करने के लिए चिंतन ने मांगे पहले 5 करोड़ रुपए और बाद में सौदा 2 करोड़ में तय हुआ और यह पैसे कई किश्त में देना था। सीबीआई को तब तक इस करप्शन की डील की शिकायत मिल चुकी थी और जैसे ही ईडी अधिकारी चिंतन ने रिश्वत की पहली किश्त में 20 लाख रुपए लिए, सीबीआई की एक टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई अब ईडी अधिकारी चिंतन से पूछताछ कर रही है। आइए अब आपको बताता हूं कि बड़ी चीज यह है कि ईडी अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और ईडी के अफसर इस तरह की रेड करने जाते हैं, लेकिन उन्हें भी इल्म नहीं था कि उनका सामना सीबीआई से हो जाएगा। बहरहाल अब बारी है आज के सूत्र की। कामयाबी उन्हें मिलती है जो हालात के आगे नहीं झुकते हैं, बल्कि हिम्मत और
मेहनत से हालात बदलने की ठान लेते हैं। यह सूत्र दिया था महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने। 1858 में बंगाल में जन्मे बोस को आधुनिक भारत का पहला वैज्ञानिक माना जाता है। बोस के पिता अंग्रेजों के जमाने के जाने माने जज थे, लेकिन पिता के रसूख के बजाय उन्होंने खुद की पहचान बनाने की ठानी। बचपन से वो खूब पढ़ते और नई नई चीजों की खोज में लगे रहते थे। तब संसाधन और पैसों की कमी थी, ऊपर से देश भी गुलाम था। जगदीश चंद्र बोस को प्रयोगशालाओं में भी घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन हालात की शिकायत की बजाय बोस ने मेहनत और संघर्ष का रास्ता चुना। वो दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था पौधों में जीवन और भावनाएं होती हैं। लोगों ने बहुत उनका मजाक उड़ाया तो सबके सामने उन्होंने प्रयोग करके दिखाया। बोस ने एक पेड़ को एक जहरीला इंजेक्शन दिया, लेकिन पेड़ मुरझाया नहीं। बोस को शक हुआ कहीं जहरीले इंजेक्शन से छेड़छाड़ तो नहीं हुई। पौधे को जो मिश्रण दिया था बोस ने उसे खुद पी लिया और उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। तभी एक शख्स आया और उसने बताया कि उसने जहर की बोतल बदल दी थी। बोस ने दोबारा पौधे को सही इंजेक्शन दिया और देखते ही देखते पौधा मुरझाने लगा। तब लोगों को यकीन हो गया कि बोस का दावा एकदम सही है। रेडियो तरंगों की खोज भी सबसे पहले बोस ने ही की थी, लेकिन अपनी किसी खोज का उन्होंने पेटेंट नहीं कराया। वो कहते थे मेरी खोज मानवता के लिए है, निजी फायदे के लिए नहीं। भारत के पहले वैज्ञानिक ने कई सूत्र दिए, जिनमें से एक है नई चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, और कामयाबी मिलने लगे तो ज्ञान और समझ को हमेशा अहंकार से ऊपर रखना चाहिए। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।